लगानी चाहिए, तो इट्स रियली समथिंग इज कंफ्यूजिंग। सो इस चीज़ों पे हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट और जो कॉमन पार्ट है वो न्यूट्रिशन वाला पार्ट। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं कर पाते, हाइट गेन नहीं करते, कुछ बच्चे एक्सेसिव हाइट वेट गेन करते हैं, ओबेसिटी होती है, डल होते हैं, वो न्यूट्रिशन वाला पार्ट हो गया। तो कॉमन हम छोटे छोटे क्वेश्चंस हम इन 4 टॉपिक्स पे लेंगे। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं या और नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स हैं, उनसे हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अभी हम ये 4 चीज़ों पे, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि न्यूबॉर्न वाले में, कि न्यूबॉर्न जब होता है तो हमें पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, और न्यूबॉर्न के साथ में कॉमन कॉमन चीज़ें क्या होती हैं। कॉमन कि बच्चा होते ही पेशाब जा रहा है, लेटरिन जा रहा है विद इन 24 आवर, एक्टिव है और 17 से 18 घंटे सो रहा है, वेट गेन रेगुलर कर रहा है, मदर का फीड ले रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल है। कई बार बच्चों के बाल में कॉमन चीजें बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आप अपनी जिज्ञासा के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि ये जुकाम हो रहा है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, तो अभी मौसम जैसे चेंज हो रहा है, एसी में या पंखे में रखते हैं, नाक बंद हो जाती है, नाक बंद होने की वजह से बच्चा दूध नहीं पी पाता, तो वो प्रॉब्लम्स रहती है ना। और दूसरा, पेट फूल रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है और अपने को पता नहीं लगता कि भूखा रो रहा है या और कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो ये कॉमन चीजें जो न्यूनेटल में है, वो हम आप मतलब आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो पहला सेशन मैं न्यूनेटोलॉजी का खोलता हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्टली आंसर दूँ। सर, प्रश्न लेने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगी कि सामान्य जो परेशानियां एक माता को आती हैं, क्योंकि इस समय एंजाइटी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है माताओं में जो पहली बार मां बन रही होती है, उनको आप अस्पताल जाने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और किस प्रकार से जन्म के पश्चात जो इनिशियल डेज होते हैं वो उनमें बच्चों की केयर कैसे करनी चाहिए, एक सामान्य बच्चे की, या कई बार बच्चे को आईसीयू में रखना अगर पड़ा तो उस बच्चे की क्या केयर करनी चाहिए। सर, एक सामान्य सभी की जानकारी के लिए कुछ बताइए इससे। जो सामान्य बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल वेट, नॉर्मल बच्चे का मतलब होता है जिनका वेट नॉर्मल हो, एक्टिव हो, कोई कंजेनिटल अनोमलीज नहीं हो, आराम से फीड ले रहे हो, रूटीन जो उनका जो प्रोसेस है, सोने का है, दूध पीने का है, ये सारी चीजें सब कुछ ठीक चल रही होती हैं, वो सामान्य बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे समय से पहले हो जाते हैं, प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, उनमें सांस की तकलीफ होती है, या कोई बच्चा देर से रोता है तो उसके ब्रेन में सूजन आती है, उसकी वजह से उसके कई सारे डिफेक्ट्स रहते हैं, कई सारे कोई सिकुली रह जाती है न्यूरोलॉजिकल, लाइक हाथ पैर चलना कम, आंख में तकलीफ कम, आंख से दिखना कम, सुनना कम, तो ये सारी चीजें रहती है। तो ये एबनॉर्मल बच्चे या आउट ऑफ ट्रैक होते हैं, उनको हम अलग तरह से ट्रीट करते हैं। ये बच्चे जो नर्सरी में एडमिट होने के बाद और घर जाते हैं, उनका अलग से फॉलो होता है, उनका अलग से प्रोटोकॉल होता है। पीलिया के बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो पीलिया का दिमाग पे असर कब हो सकता है, ये सारी चीजें तो हम अभी बताएंगे कि नॉर्मल बच्चों की हम केयर कैसे करेंगे। बच्चा घर में नॉर्मल आ रहा है, तो कॉमन चीजें, जो कॉमन क्वेश्चन हम लोगों से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसको रोजाना नहलाएं कि नहीं, या ऑयल कौन सा यूज करें, सोप कौन सा यूज करें, और हमें कैसे पता लगेगा बच्चे के पूरा फीड गया कि नहीं। तो इस सब की या किसी के कैसे मुंह पे दाने दाने आ गए हैं, या पीछे पीछे की साइड में या बॉडी के ऊपर काले काले बड़े ग्रीनिश धब्बे होते हैं बड़े, वो होते हैं। तो ये कई सारी चीजें होती हैं जो फर्स्ट टाइम बनता है उनको पता नहीं होता। तो ये फिजियोलॉजिकल चीजें होती हैं कि ये मुंह पे दाने आ रहे हैं, पिंपल्स सॉर्ट ऑफ हो रहे हैं, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं। वो 5 से 7 दिन में अपने आप चले जाएंगे। या जो मेमोरी ग्लैंड है, तो उनमें सूजन आती है, सूजन आती है तो उसको दबाना नहीं होता, ये भी एंडोक्राइनल चेंजेस होते हैं, ये भी इसको धीरे धीरे अपने आप, जो ज्यादा लगता है, दर्द होता है तो अपन पैरासीटामोल की ड्रॉप दे देते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं करना होता। तीसरा, जो फीमेल चाइल्ड होते हैं उनको ब्लीडिंग पर वजाइनम होती है, वजाइना से कहीं ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग भी इसीलिए होती है कि जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, विड्रॉल सिम्टम आते हैं, तो वो शुरू के 2-3 दिन फीमेल चाइल्ड होता है तो उनको ब्लीडिंग होती है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की बात नहीं है, लेकिन कुछ और ब्लीडिंग के कारण होते हैं, विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, उसमें फिर तीसरे दिन से लेके और 1 महीने तक कभी ब्लीडिंग होती है तो हमें विटामिन के का ध्यान रखना होता है, या कोई और ब्लीडिंग डायस्टेंस है तो करना होता है।
तो ये वाला पार्ट हो गया कॉमन चीजें। या बच्चा विद इन 24 आवर यूरिन जाता है, विद इन 24 आवर लैट्रिन चला जाता है, इसका मतलब उसके कोई इंटेस्टाइन में डिफेक्ट नहीं है। दूध पीने के बाद वॉमिटिंग नहीं करता है, दूध पीने के बाद करीब करीब 2 घंटे 3 घंटे आराम से सोता है और उठने के बाद एक्टिव रहता है, क्राई करता है, तो ये सारे सिम्टम्स नॉर्मल होते हैं। कुछ होते हैं कि हमें कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, कौन सा सोप यूज करना चाहिए, नहलाना चाहिए कि नहीं। अभी शुरू के दिनों में जैसे 15-20 डेज या 1 मंथ 1.5 महीने तक अपने को केवल उसके क्लीनिंग करना है ना, मॉपिंग करनी है गुनगुने पानी से, या क्लीन कर सकते हैं साफ पानी से। और सोप जब यूज करें ये बाद में जाके आप गुनगुने पानी से नहला सकते हैं, लेकिन नहलाते टाइम एक ही चीज ध्यान रखें, कई बार क्या होता है नाक बंद होती है, नाक बंद में अपन नहलाते हैं तो कई बार मुंह से सांस लेते टाइम एस्पिरेट कर जाता है बच्चा, खांसी एकदम आने लग जाती है। उस टाइम कोशिश करें कि दूध पिलाने से पहले या नहलाने से पहले हम मुंह बंद करके एक एक बूंद दोनों नाक में सलाइन नेजल ड्रॉप आती है, सलाइन नेजल ड्रॉप, वो अपन डाल सकते हैं। उससे बच्चा जब नहाएगा या दूध पिएगा उस वक्त सांस मुंह से नहीं लेगा, नाक से लेगा, तो आराम से उसको फंदा नहीं लगेगा। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, सोप कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, कोई मार्केटिंग बहुत बड़ा कोई प्रोडक्ट है, बहुत महंगा प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये बहुत अच्छा है। ग्लिसरीन बेस्ड होते हैं, इसमें का जो सोडा वाले जो बेस होते हैं वो नहीं लेने हैं, क्योंकि उससे स्किन खराब होती है, बच्चों की स्किन काफी थिन होती है और वो काफी सॉफ्ट होती है, तो हमें उसकी पीएच को मेंटेन करके चलना पड़ता है। पीएच जनरली 5.5 के आसपास जो एसिडिक पीएच होती है वो ठीक रहता है। बस पीएच बढ़ते ही उसकी स्किन क्रैक होने लग जाती है। तो हमें या तो सिंपल जो ग्लिसरीन बेस्ड कोई भी सोप है वो यूज कर सकते हैं। बच्चों के बहुत सारे सोप आते हैं, वो आप यूज करें यदि आप अफोर्डेबल है और आपको लगता है कि नहीं हम बच्चे के लिए बेस्ट पॉसिबल। कुछ साइंटिफिक प्रूफ होते हैं जो सोप होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो वाले सोप यूज नहीं कर रहे तो हम बच्चे को कोई अपने बच्चे की केयर प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो सोप का सिंपल ये है, ग्लिसरीन बेस होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, नहलाने के बाद ड्राई नहीं हो। ऑयल की बात है तो कॉमनली वी प्रिफर कोकोनट ऑयल, सिंपल नारियल का तेल, कोई ब्रांड नहीं। नारियल का तेल सबसे एमसीटी मीडियम चेन और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, तो ये आराम से पूरी स्किन के लिए बेस्ट रहता है। जैतून का तेल भी बोलते हैं तो जैतून का तेल भी ले सकते हैं। सरसों के तेल में क्या है कि कई बार जब बहुत ज़्यादा मालिश करते हैं तो इनकी कई बार प्रिजर्वेटिव्स होते हैं या इसके कंटामिनेशन होते हैं, उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। कई बार कहते हैं कि दूध और उसमें मलाई में मिला के वो लगाते हैं, दो आटे का मालिश करते हैं आटे का, वो तो आई डोंट प्रेफर। क्यों? क्योंकि इतनी सॉफ्ट स्किन है और ये जो छोटी छोटी लाइनें वो हेयर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे हेयर्स होते हैं, ये अपने आप चले जाते हैं। कई बार कहते हैं नहीं वो लगाना है तो तभी हेयर निकलेंगे, अदरवाइज तो बच्चे के बड़े बड़े बाल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो जैसे आप सिंपल ऑयल की मालिश करेंगे और स्पेसिफिकली नारियल तेल की, बाकी अगेन वही मार्केट में बहुत सारे ऑयल अवेलेबल हैं बेबी ऑयल के नाम से, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ये सारा मार्केटिंग का है। तो मैं आई प्रेफर कि आप नारियल का तेल यूज करें जो बिल्कुल प्योर होता है, कोई एलर्जी नहीं होती, ना हाइपर एलर्जी। तीसरा चीज है कि हमें कई बार जैसे सिर में ब्लैक और डिपोजिट्स होते हैं सिर के ऊपर बच्चों के, न्यूबॉर्न के, तो उसको भी खींचना नहीं है या रगड़ना नहीं है, सिंपल हल्के से ऑयल मसाज करना है। ऑयल मसाज करने से धीरे धीरे करके और वो करीब 1.5 महीने 2 महीने तक 3 महीने तक हट जाते हैं। फिर उसके बाद जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर इसके बाल सारे चले गए हैं, क्या करें, ऐसा तो नहीं रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, ये हेयर की डिफरेंट एनाजन और टीलोजन फेज होती है। तो इनिशियली सारे हेयर जाते हैं, 6 महीने के बाद वापस नई सारे हेयर आते हैं, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, पूरे बाल निकल जाते हैं तो अभी बाल पूरे नए आते हैं। तो ये कॉमन सी चीजें हैं। एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब दूध ही नहीं पी रहा है, या हमारा बच्चा नॉर्मल वेट गेन मतलब नॉर्मल जितना दूध चाहिए उतना दूध ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इसमें दो ही चीज आती है कि बच्चा नॉर्मल का मतलब तो यही हो गया बच्चा एक्टिव है, आराम से टाइमली सो रहा है, यूरिन यूरिन जा रहा है, मोशन जा रहा है, तो हम नॉर्मल मानते हैं, एक्टिविटी अच्छी है। और पूरा फीड ले रहा है कि नहीं, कई बार क्या होता है कि फीड लेने के बाद भी बच्चे रोते रहते हैं। तो मेरे सारे वीडियोज में 80% मेरा स्ट्रेस इसी चीज पर रहता है कि ये एक छोटी सी
टेक्निकल इश्यूज है, ये कोई फीडिंग इश्यू नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि जब फीड कराना है तो तब नाक खुली होनी चाहिए। तो उसके लिए जनरली क्या होता है, जब बच्चा फीड करता है ना, फीड करता है तो वो आराम से, छोटा सा तो स्टमक होता है, और वो आराम से दूध पीता है, दूध पी के पेट भरता है, फिर आराम से वो सोता है, तो 2 घंटे सोता है। और लेकिन जब नाक बंद होगी, नाक बंद में आप दूध पिलाओगे तो मुंह से तो सांस ले रहा होता है, जब मुंह से सांस लेता है तो फीड के साथ में एयर भी एनगल्फ करता है। जब एयर जाती है तो छोटा सा स्टमक होता है, आधा एयर से आधा दूध से भर जाता है। तो जैसे एयर बाहर निकलती है, दूध ऊपर आ जाता है, जैसे अपने खट्टी कतारें आती है, और पीछे के नाक के छेद होते हैं उनको बंद कर देता है। तो अगेन वो रिदम बन जाती है, वापस वो विशेष साइकिल बन जाती है। तो उस टाइम एक तो जो गैस बन रही है उसकी वजह से दूध ऊपर आता है, बच्चे को गड़गड़ गड़गड़ होने लग जाती है, नाक वापस बंद हो जाती है। जो गैस बनी है वो पेट में रहती है, तो बच्चा और गैस की वजह से पेट में दर्द होने लग जाता है। तीसरा, क्योंकि गैस की वजह से स्टमक भरा था, तो जैसी गैस खाली होती है वैसे बच्चा वापस भूखा हो जाता है। तो जो बच्चा 2 से 3 घंटे में वापस दूध लेना चाहिए, वो वापस भूखा रोने लग जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो भूख इसका लगता है हमें। तो इसका कैसे ध्यान रखना है, इसका 3-4 चीजों से अपने को ध्यान रखना है। दूध पिलाने से पहले 2-2 बूंद दोनों नाक में मुंह बंद करके डालनी है। उससे क्या होगा कि जैसे आप मुंह बंद करके एक एक बूंद 2-2 बूंद सलाइन नेचुरल ड्रॉप डालेंगे, सलाइन का मतलब नॉर्मल सलाइन मीन्स नमक का पानी होता है सिंपल, वो अपन नाक में डालते हैं तो नाक साफ हो जाती है। तो दूध पिलाने से पहले 2-2 बूंद दोनों नाक में डालनी है। एक साथ दूध नहीं पिलाना, जैसे दूध पिलाया डकार दिला दी, दूध पिलाया डकार दिला दी, एक आंचल से एक बार में दूध पिलाना है, दूसरे आंचल से अगली बार दूध पिलाना है, जिससे वो आगे का जो दूध है वो और उसका पीछे का जो दूध है, दोनों के कंटेंट में जो डिफरेंस होता है वो माँ बच्चे को पूरा मिले। तो दूध पिलाने, एक साथ दूध नहीं पिलाना है, माँ को लेट के दूध नहीं पिलाना है, और दूध पिला के आधा घंटे तक ढका दिलाना है। तो ये चारों जो चीजें हैं वो आपको पूरा ध्यान रखना है। कभी बोतल से दूध पिलाना है नहीं पिलाना है, तो ये बड़ा कंट्रोवर्सी है। यह जनरली एज पर पीडियाट्रिशियन या मैं डॉक्टर की सलाह दूं तो मेरे हिसाब से जो हमारी क्लिनिकल स्टडीज हैं, एकेडमिक स्टडीज हैं, उसके हिसाब से बोतल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई बार यदि मदर अकेली है, ट्विंस बेबी हैं, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो कई बार हम लोग बोटल्स के लिए बोलते हैं। लेकिन बोटल्स के तभी वेरी रेयर कंडीशन में जब कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह साथ में नहीं है। तो ये चारों चीजें हमें ध्यान रखनी है। और हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चे के पूरा दूध जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसके भी 4 तरीके हैं। एक तो बच्चा दूध पी के 2-2.5 घंटे सो जाए, 8 से 10 बार यूरिन जाए, रोजाना का वजन लगभग 15 से 20 ग्राम पर डे बढ़े, और बच्चा एक्टिव रहे। और माँ को जब दूध पिलाती है तो उसको एक फीलिंग आती है, लेट लेट को फीलिंग, उससे ये लगता है कि हाँ मेरा फीड बच्चा पी रहा है। तो ये 5 चीजें जब होती हैं वो हमें बताती हैं कि हमारे बेबी को फीडिंग प्रॉपर जा रही है। तो ये कॉमन सी चीजें हैं डॉक्टर शिप्रा। आई थिंक जी सर। अदरवाइज तो ये बहुत लंबा खींचेगा, मुझे लग रहा है कि आई शुड बी मोर इंटरेक्टिव रादर देन वन साइड, राइट? जी सर। मैं सभी से आग्रह करना चाहती हूँ कि अभी जो भी चीजें हमें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, उससे संबंधित आपकी कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप उसका समाधान त्वरित कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपने बच्चों से रिलेटेड कोई भी समस्या है जो खासतौर पर इस एज ग्रुप की है, ताकि फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। सर, यहाँ मैं एक प्रश्न जरूर करना चाहूंगी। कई बार सर बच्चे जब दूध पलटते हैं, ये बहुत कॉमनली कहा जाता है कि बच्चा दूध पलटता है तो कर्डलिंग मिल्क की नजर आती है। कई बार बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन में दूध पलटता है। तो कैसे ये पता लगता है, क्या इसके पीछे कोई व्याधि या कुछ और अवस्था हो सकती है? यस। तो एक तो उल्टी आना और दूध जी। पलटना, दोनों चीजों में फर्क है। दूध निकलना या दूध बाहर निकालना और उल्टी होना, दोनों चीजें बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है। दूध निकालने का मतलब होता है कि जैसे बच्चा जब दूध पीता है और जब दूध स्टमक में जाता है, तो वो जब स्टमक कांटेक्ट करता है और दूध आगे बढ़ता है, वो कई बार प्रीमेच्योर बेबी होते हैं या बेबी की एक्स्ट्रा पी लेता है, तो वो दूध थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, तो वो मुंह से या नाक से बाहर आ जाता है।
उसको हम रिगर्जिटेशन बोलते हैं, उसको वॉमिटिंग नहीं बोलते। रिगर्जिटेशन का तो जो मैंने अभी बताए थे सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन है। नाक की दवाई डालो, एक साथ दूध में पिलाओ, बार बार बर्पिंग कराओ, तो उससे जो GER वाली समस्या है, रिगर्जिटेशन वाली समस्या, वो ठीक हो जाती है। दूसरी क्वेश्चन आपने साथ में पूछा कि वॉमिटिंग, तेज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। सो व्हाट डज इट मीन ऑफ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मतलब है कि दूध बच्चे ने पिया और दूध पीने के बाद भड़ाक से दूध एकदम तेज जाके दूध पड़ता है, वो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। वो कब होता है? वो तब होता है कि जब स्टमक का जो कनेक्शन आंतों से है, तो वो जब स्टमक कांटेक्ट करता है और आंतों के और स्टमक के बीच में कोई ब्लॉक है, सर्जिकल ब्लॉक, कोई ना कोई कंजेनिटल एनोमलीज है, तो स्टमक का जो प्रेशर आगे जाना चाहिए था, वो प्रेशर आगे ना जाके बैक साइड में प्रेशर से बाहर आता है। इसका मतलब आगे कहीं ना कहीं स्टमक से लेके इंटेस्टाइन में कहीं रुकावट है। तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, उसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसमें भी कि दूध जो पिया है वो बाहर आ रहा है, या थोड़ी देर रुक के जो दूध आता है, कर्डल्ड मिल्क जिसको बोलते हैं, वो बाहर आ रहा है, या ग्रीनिश आ रहा है, या येलो आ रहा है। तो सबसे डेंजरस होता है वो येलो वाला होता है। येलो का मतलब है कि आंतों में कहीं नीचे रुकावट है, जिसकी वजह से फिकोलिथ जो लैटिन वाला पार्ट है वो भी साथ में वॉमिटिंग के आ रहा है। ग्रीनिश का मतलब है कि जहां से पित्त बनता है, पित्त एंटर करता है इंटेस्टाइन में, उसके नीचे से कहीं ब्लॉक है, तो वो ग्रीन कलर का आता है। यदि वो व्हाइट कलर का या दूध कर्डल्ड मिल्क आ रहा है, इसका मतलब कहीं स्टोमक से इंटेस्टाइन में जो कनेक्शन है उसमें कहीं ब्लॉक है। सो ये कॉमन सी चीज। थैंक यू सर। रति, अगर कोई प्रश्न कोई करना चाहते हैं इस उम्र के बच्चों के विषय में, तो उनका स्वागत है। आप श्योर किसी को भी कोई क्वेश्चंस हैं जो भी हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड? Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Sir, I want to ask one question. Yeah. Actually, my child is of 4 months. She's a baby girl. So last few months I suffered with corona and gallbladder stone. So 2 months तक मैंने अपना उसको फीड करवाया, ठीक है। 3rd month में मैंने नहीं करवाया, वो टोटली फॉर्मूला मिल्क में थी, ठीक है। और 4th month में खुद फीड करवा रही हूँ उसको। तो मुझे एक आइडिया नहीं मिल पाती है ना कि उस मतलब शी इज हंग्री और नॉट, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपना भी फीड करवा रही हूँ उसे, उसको फॉर्मूला मिल्क भी दे रही हूँ, ठीक है। अभी टोटली शी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन माय फीड। सो दैट क्वेश्चन आई एम हैविंग दैट डाउट कि कैसे वो फील करें कि मतलब वो उसका स्टमक इज एम्प्टी और क्या पूरा भर गया है, ऐसे कैसे फील करें, कैसे पता चलेगा ये चीज को? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस आंसर। मैंने यही आंसर दिया था, कैसे हमें पता लगेगा कि बच्चा पूरा दूध पी रहा है कि नहीं। तो उसका एक ही आंसर है, मैंने 4 क्वेश्चन वो बताए थे कि एक तो बच्चा 8 से 10 बार यूरिन जा रहा है, इसका मतलब उसकी फीड पूरा जा रहा है। दूसरी चीज, फीड लेने के बाद बच्चा 2 से 2.5 घंटे सो रहा है, इसका मतलब उसका स्टमक पूरा भरा हुआ था। तीसरा चीज, बच्चे का वेट रेगुलरली बढ़ रहा है। वेट या जो 15 से 20 ग्राम पर डे और 400 to 500 ग्राम पर मंथ बढ़ना चाहिए, आधा किलो के आसपास पर मंथ बढ़ना चाहिए। जब वो बढ़ रहा है तो हम ये माने कि दूध आराम से पी रहा है, मतलब उसके जितना फीड चाहिए वो जा रहा है। So और in 4 months what should be the normal weight? 4 मंथ का डिपेंड्स ऑन द बर्थ वेट, बट जनरली 4 मंथ पे He was of 2.9 kg birth rate. 4 मंथ, सॉरी, No, birth rate. birth rate is Birth rate. 2.9 kg, so it हाँ, must be around 550. हाँ, तो she is of 6. Just now she is of 6. She is 600 6 kg, हाँ, तो इसका मतलब ठीक है। ठीक है ना। That's what I was having हाँ, doubt. ये भी होता है कि मदर फीड में कार्बोहाइड्रेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है, और जो ऊपर का जो फॉर्मूला मिल्क होता है उनमें कार्बोहाइड्रेट मिक्स होता है। कार्बोहाइड्रेट तो इसलिए वो थोड़ा मीठा होता है। एक बार अपन जब डब्बे की या फॉर्मूला फीड की आदत डालते हैं तो मदर फीड को प्रेफरेंस थोड़ा कम रहता है, लेकिन उसका जो एडवांटेज है मदर्स मिल्क के, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है दुनिया में। तो मदर्स मिल्क में जो एंटीबॉडीज हैं, इसलिए कोशिश करें कि फॉर्मूला मिल्क ना दें, और बहुत ज्यादा रेयर सिचुएशन में देना है तो कभी कभी दें। Okay, sir. Thank you so much. और कोई प्रश्न यदि करना चाहते हैं आप इस विषय में सकते हैं, तो बिल्कुल आप पूछें।
किसी और के कुछ क्वेश्चंस हैं? Okay, now we should move for the next infection session, right? So, is there any question? No, doctor, you can continue. Okay, sure. So, second session उसमें हम बात करेंगे infections की. तो infections बच्चों को ज़्यादा होते हैं, किसी को बार-बार खांसी जुकाम हो रहे हैं, बार-बार उल्टी दस्त हो रहे हैं, या किसी को बार-बार फीवर आता है. तो पेरेंट्स, हमारी जो ओपीडी होती है, हमारे जो क्लिनिक्स होते हैं, उन क्लिनिक्स में ज़्यादातर 80% जो बच्चे आते हैं वो इन्फेक्शन वाले आते हैं. वो इन्फेक्शंस बड़े कॉमन इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन बस पेरेंट्स को लगता है कि भाई ऐसा ना हो कोई सीरियसनेस हो जाए. तो इन्फेक्शंस हम कैसे समझेंगे और कौन से इन्फेक्शंस में हमें सीवीटी का ध्यान रखना है, इन्फेक्शंस कौन से होते हैं. यानी इन्फेक्शंस का मतलब होता है संक्रमण किसी चीज़ का, जैसे बैक्टीरिया का, वायरल का, फंगल का, पैरासाइट्स इनके. तो ये सारे इन्फेक्शंस होते हैं. बच्चों में जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होते हैं. वायरल का मतलब जो वायरल वैक्सीन्स, जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, इसमें जैसे फ्लू वायरस हो गया, सिंपल ARI, हल्का जुकाम खांसी जिसको फ्लू बोलते हैं, या ये जैसे कोरोना अभी हुआ. तो कोरोना में और बाकी फ्लू में क्या डिफरेंस है? वो भी सॉर्ट ऑफ लाइक इट्स अ सॉर्ट ऑफ फ्लू. तो उसमें बस सीवियरिटी एंड उसकी जो पैथोजेनेसिस थी, उसका जो सीवियर वो थी, डेडेडनेस थी इसकी, कॉम्प्लिकेशंस की, इसलिए हम लोग इतनी चिंता में थे, इतनी गवर्नमेंट्स, इतना पूरा दुनिया हिल गया. इसीलिए क्योंकि ये इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा पूरे सिस्टम में मार कर रहा था और इसकी कोई एंटीबॉडीज नहीं थी. रूटीन जो इन्फेक्शन होते हैं जनरली, तो उसमें जो खांसी जुकाम, नाक बह रही है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, कान में दर्द हो रहा है, तो ये इनको बोलते हैं हम ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. दूसरा कॉमन इन्फेक्शन होता है एक्यूट डायरिया वॉमिटिंग, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस. उसमें उल्टी दस्त होते हैं, बच्चा दूध पीते उल्टी करने लग जाता है, बार बार दस्त जाता है, तो पेशाब कम जाता है, पेशाब कम जाता है, पानी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से वो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, या उस तरह का कहीं किडनी पे इन्फेक्शन होने के या इन्फेक्शन पे दबाव आता है. तो हमें इन्फेक्शंस का ध्यान रखना चाहिए. या ये तो छोटे बच्चों की बात है. बड़े बच्चों में जनरली जैसे 5 साल 7 साल जैसे स्कूल जाने लग जाते हैं ना, तो क्राउडिंग होती है, क्लास में एक साथ बैठते हैं, प्रेयर में एक साथ खड़े होते हैं, तो जब कम्युनिकेशन क्लोज कम्युनिकेशन होता है तो इन्फेक्शन की रेट बढ़ जाती है. तो इसलिए कोरोना में या अदर कोई वायरल में हमेशा जो जनरल सोशल डिस्टेंसिंग एटिकेट, सोशल एटिकेट, वो हमें बताए जाते हैं. तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि बच्चों में ये कॉमन हाथ धोना है, या बार बार बिना हाथ धोए मुंह पे हाथ नहीं लगाना, मुंह में उंगली नहीं देनी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, खेले बिना ध्यान दिए मुंह में हाथ दे लिया, ये दांत निकलते हैं, उस वक्त भी बच्चे हाथ पुक करते रहते हैं मुंह में, तो उससे गंदा इन्फेक्शन जाता है, उससे उल्टी दस्त हो जाते हैं, या जो खांसी जुकाम होते हैं वो बढ़ जाते हैं. इसके अलावा ये तो कॉमन इन्फेक्शंस हैं जो बच्चों में कॉमनली होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके बार बार मेडिसिन, मेरा एक ही चीज़ है कि इनमें थोड़ा पेशेंस रखें, सिंपल मेडिसिन देना शुरू करें. सिर्फ पैरासीटामोल, फीवर भी बहुत ज़्यादा हो, 100 से ऊपर हो तो ही देना है, रूटीन में फीवर की मेडिसिन नहीं देनी है. फीवर भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है, मीन्स फीवर एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, इसको हमेशा दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी का पार्ट है ये भी, फीवर भी. तो फीवर से घबराना नहीं है. फीवर 100 तक फीवर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 से ऊपर ज़्यादा आ रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, सिम्टोमेटिक हो रहा है, तो हमें पैरासीटामोल देना है. कोई कॉमन ड्रग आईवी जैसे पैरासीटामोल, नाइस या मेफ्टल नहीं देनी है. ये सारी ड्रग्स रिजर्व में रखनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप सेल्फ मेडिकेशन या डॉक्टर ने किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से लिखा, उसको बार बार रिपीट नहीं करना है. एक बार 2 बार जितने इन्फेक्शंस में आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो लेटर ऑन उतने इन्फेक्शन कम होंगे, उतने डॉक्टर्स के पास कम जाना पड़ेगा. सो छोटे मोटे खांसी जुकाम बुखार है, जैसे नाक बंद हो रही है तो मैंने बताया नेजल सलाइन, नेजल ड्रॉप डाल दो. थोड़ा थोड़ा फीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल दे सकते हैं. हल्के से उल्टी दस्त हो रहे हैं तो सिंपल ऑन्डेंसेप्टोन आती है, डोमेस्टल आती है, ये छोटी छोटी मेडिसिन हैं, वो घर में रख सकते हैं, लेकिन रेगुलर कोई मेडिसिन नहीं देनी है. ये कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं. तीसरे बाकी इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया. ये सारे
निमोनिया हो गया, ये सारी चीजें हैं जो इसी चीजों का बढ़ता हुआ रूप है। वो जनरली एक घर में 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे बीमार नहीं पड़ते, उसमें हो सकता है एक ही बच्चा बीमार पड़े। ये भी एक उसकी इम्यूनिटी, जिसको हम जेनेटिकली प्रेडिलेक्शन बोलते हैं, तो उसके वजह से एक बच्चा इसमें इफेक्ट होता है। उसके लिए हमें यही करना चाहिए, शुरू में कोशिश करें कि सिंपल मेडिसिन दें, फिर नहीं लगता तो भी डॉक्टर को अर्लीस्ट पॉसिबल नियर बाय जो भी है उनको दिखाना चाहिए। ये इन्फेक्शन है। तो अभी मैं वापस ओपन कर रहा हूँ, इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। प्रथम तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। अभी इस समय जो इम्यूनिटी शब्द है ये बहुत ज्यादा कोरोना की वजह से हर जगह प्रयोग हो रहा है, और क्या है आखिर ये इम्यूनिटी और किस प्रकार से डेवलप की जा सकती है, और बच्चों के लिए इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए क्या मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। आप पूछ रहे थे कि इम्यूनिटी वर्ड है, तो इम्यूनिटी वर्ड ये क्या है? अभी कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड हो गया, हर हाँ आदमी जी जानने जी। की इच्छा रखता है कि भाई है क्या इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी में या कोई भी किसी तरह का बाहरी तत्व, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस कोई भी बॉडी में जाता है तो बॉडी पे डिफेंस मैकेनिज्म होती है, उससे बॉडी अपने वो एंटीबॉडी डेवलप करती है। वो एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया को मारते हैं या वायरस को मारते हैं। ये इस की प्रक्रिया में बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारे केमिकल रिसेप्टर्स, कई सारी चीजें काम करती हैं जो इसको इम्यूनिटी बोलते हैं। मतलब इम्यून मतलब हमें इस चीज का आपको वो दे रखा है, वरदान दे रखा है कि आपको इन्फेक्शन होगा तो आप ठीक हो जाएंगे। तो वो क्यों है, इसको बोलते हैं इनर्ट इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी तब डेवलप होती है जब धीरे धीरे करके या तो आप नेचुरल इन्फेक्शन होता है या कोई जन्मजात कई सारी जैसे इम्यूनिटी, स्किन है, स्किन जैसे ब्लड में डायरेक्टली तो एंट्री है नहीं वायरस की, तो थ्रू स्किन जाएगी, तो स्किन भी एक पार्ट का बैरियर हो गया। तो ऐसी अलग अलग इम्यूनिटी इम्यूनिटी होती है, और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जो हमने अपने जीवन काल में एक्वायर किए, वो एक्वायर कैसे करते हैं, जो जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होती है। मेरा उस वक्त कहने का मतलब यही था कि जब छोटे छोटे इन्फेक्शन होते हैं शुरुआती दौर में, 6 महीने के बच्चे में, 3 महीने के बच्चे में जुकाम हो रहा है, उस वक्त उन जुकाम को, खांसी को आपको कोई भी एंटी एलर्जिक ड्रग से या एंटीबायोटिक से या एंटीवायरल से दबाना नहीं है। क्योंकि वो जैसे आप करोगे ना तो वायरस जो गया वो तो मर जाएगा, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। तो आप एक बार डॉक्टर के पास गए, एंटीबायोटिक या दवाइयाँ लिखी, तो नेक्स्ट टाइम आप मान के चलो कि महीने में 3-4 चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको, या साल में, और फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो शुरू में आपने को ध्यान रखना है कि कम से कम मेडिसिन देना है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज करें, लेकिन उसको थोड़ा सा आप, कई बार क्या होता है डॉक्टर्स को ये देखना होता है कि भाई पेशेंट क्या चाहता है, लेकिन वो राइट वे नहीं है। हमारा इंटेंशन एक गाइडलाइंस एक उसके तहत ही काम करते हैं। हम भी चाहते हैं कि भाई इसको थोड़ी इम्यूनिटी डेवलप हो, लेकिन पेरेंट्स, एगोनी ऐसी चीज है कि मतलब डॉक्टर साहब ने तो एंटीबायोटिक लिखी नहीं, ये बिना एंटीबायोटिक के ठीक होता ही नहीं, तो ये एक मन में धारणा ले लेते हैं, वो धारणा नहीं रखनी है। थोड़ा पेशेंस रखना है, अपने डॉक्टर के ऊपर फेथ रखना है। वो आप ये मान के चलें, यार वो कोई भी दवाई दे रहा है तो जो बेस्ट पॉसिबल मिनिमम मेडिसिन है वो दे रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो कन्वर्सेशन है रिगार्डिंग इम्यूनिटी एंड इन्फेक्शंस, वो ये है। डॉक्टर शिप्रा, आई थिंक आई हैव गिवन अ गुड आंसर। थैंक यू सर, ये बहुत ही जरूरी था हमारे लिए जानना।
क्योंकि वाकई पेरेंट्स कभी इतने ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि जो सिचुएशनल एनालिसिस करना एक चिकित्सक के लिए भी थोड़ा सा भारी हो जाता है, कि वो समस्या पर ध्यान दे या फिर जो पेरेंट्स है उनकी जो एंजाइटी है उसको शांत करने के लिए चिकित्सा प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के उत्तर के लिए। मैं और माताओं से भी आग्रह करूंगी कि इस इम्यूनाइजेशन इस सेशन का जो हमारे कॉमन इन्फेक्शन के विषय में सर ने हमको बताया है उसके बारे में आपको जानना चाहती हैं तो आप जरूर अपने प्रश्न रखें। मेरा क्वेश्चन इन्फेक्शन को लेके तो नहीं है, बट यस इम्यूनिटी को लेके जरूर है कि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए या इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम लोग काफी चीजें देते हैं, लाइक किशमिश भिगो के दे दिया एंड बादाम एंड वॉलनट्स वगैरह दे दिए। सो इज दैट सफिशिएंट, और या फिर इसके अलावा भी हमें उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ और भी यू विल सजेस्ट? थैंक यू। मैं बताऊं पहले तो कि इम्यूनिटी कम है या इम्यूनिटी नॉर्मल है या इम्यूनिटी हमें बूस्ट करने की जरूरत है भी कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, हर माँ हर पेरेंट्स अपने बच्चे को चाहते हैं कि इन्फेक्शन हो ही ना। ये नहीं है, ऐसा नहीं। मैंने आपको पहले बोला था कि इम्यूनिटी एक्वायर होती है, जैसे आप किसी बच्चे को पैम्पर्ड करते हो, आप फ्री हैंड नहीं छोड़ते हो, तो वो घर में एक दब्बू टाइप हो जाता है, और जो बाहर जो बच्चे घूमते हैं वो इतने लड़ के आपस में धीरे धीरे डिफेंस करते करते इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि अपने डिसीजन खुद लेने लग जाते हैं। सेम चीज इन्फेक्शन में होती है, सेम चीज इम्यूनिटी में होती है कि इम्यूनिटी धीरे धीरे इवॉल्व होती है। बच्चा हेल्दी खाना, हेल्दी न्यूट्रिशन, या छोटे छोटे इन्फेक्शन जो वैक्सीन का ही काम करते हैं, मतलब रिपीटेडली स्मॉल इन्फेक्शन एक्ट एज इम्यूनिटी बूस्टर। तो न्यूट्रिशन बहुत बड़ा पार्ट है। आपकी बात बिल्कुल सही है, जो भी हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, कोई हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर्स या कोई एक्स्ट्रा इम्यूनिटी बूस्ट की जरूरत नहीं है। ये हमें तभी जरूरत है जब रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, या रिकरेंट इन्फेक्शंस में हमारे डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि ये इम्यूनिटी कहीं ना कहीं, ये इसकी जो प्रोसेस है, पूरा चेन है, कैस्केड है, उस कैस्केड में कहीं ना कहीं कोई ब्रीच है। वो जब सस्पेक्ट करते हैं तब ही अपने को उनकी सलाह के बाद एक्स्ट्रा चीजें लेनी चाहिए। अदरवाइज जो आप बात कर रहे हैं, नॉर्मल चीजें अपने जो पुराने टाइम में हमारे पेरेंट्स ने या बहुत टाइम से इंडियन कल्चर में जो चीज खिलाते रहे हैं, वो सबसे अच्छी चीजें हैं। नेचुरल जीते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती है, कोई एक्स्ट्रा, क्योंकि ये मार्केट, ये अभी ग्लोबल एंड मार्केटिंग का टाइम हो गया, तो जो मार्केटिंग अच्छी होती है, ग्लोबलाइजेशन हो रखा है, तो वो सारा का सारा इम्पैक्ट पेरेंट्स पे करता है। उसकी वजह से हर बच्चे का एक्स्ट्रा हमें, जबकि उतनी जरूरत नहीं है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं कि आपको जो खिलाना है, जो बच्चा खाए वो खाना चाहिए, लेकिन इम्यूनिटी नॉर्मल है या नहीं है, इसके कुछ अलग पैरामीटर हैं, तभी हमने को अपने डॉक्टर की सलाह पे काम करना है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड हमें ये कैसे पता चलता है कि बच्चे की इम्यूनिटी वीक है? आई मीन वो यस, ये बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, बार बार मैंने बताया आपको कि बार बार खांसी जुकाम हो रहे हैं, बार बार बॉइल्स हो रहे हैं, बार बार उल्टी दस्त हो रहे हैं, तब हमें लगता है कि या किसी को जैसे मीजल्स हो गया, एमएमआर और मीजल्स हो गया, या चिकन पॉक्स हो गया, या बार बार टाइफाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कि जो टाइफाइड का वायरस बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया आपको बॉडी नहीं मार पा रही है या पूरी तरह से किल नहीं कर पा रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी वीक है। ओके, परफेक्ट, दीज आर द सिम्पटम्स। ओके, किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना है? ये सेशन रति फेसबुक लाइव भी है, तो क्या अगर फेसबुक पे भी अगर कुछ प्रश्न हो तो उनका आप यहाँ पर उल्लेख करके कर हाँ जी, वो सकते मैं हैं। ले रही हूँ साथ में। हाँ जी, चलो अपन आगे बढ़ते हैं फिर इम्यूनाइजेशन पे। अब जब इन्फेक्शन वाला क्रॉस हो गया, बीच में कोई क्वेश्चन पूछना आए तो प्लीज मेरे को बताएं, विल ट्राई टू टेक इट, राइट। सो थर्ड जो हम बात कर रहे थे, कैसे इन्फेक्शंस हैं, इन्फेक्शन से कैसे बचाव करते हैं, या हम इम्यूनिटी कैसे डेवलप करें। तो वैक्सीन भी अपने आप में एक इम्यूनिटी है। ये एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी या
आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है जो बॉडी में धीरे धीरे करके हमें नेचुरल में करना होता है। सो इम्यूनाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि वैक्सीन भी अलग तरह से होते हैं, अलग अलग इन्फेक्शंस के अलग अलग वैक्सीन होते हैं। बैक्टीरिया के अलग वैक्सीन है, बैक्टीरिया में टाइफाइड का अलग वैक्सीन है, डिप्थीरिया का अलग, टिटनस का अलग, तो ये अलग अलग। Should I continue? Yes, Yes, doctor. sir, please continue, sir. तो अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग वैक्सीन होते हैं, अलग अलग वायरस के अलग अलग वैक्सीन होते हैं। हमें वैक्सीन का मतलब क्या होता है, वैक्सीन क्यों लगवाना चाहिए, बच्चों को लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। वैक्सीन होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है उसका बिल्कुल स्मॉलर डोज, इस डोज होती है, होता वही चीज है जिस पार्ट से बैक्टीरिया हमें काटता है या बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाता है, उस बैक्टीरिया का वो वाला पार्ट, उस स्ट्रक्चर का वो वाला पार्ट जो बॉडी में सबसे ज्यादा डैमेज करता है और वो एंटीबॉडी डेवलप करता है, उसका पार्ट का हम लोग बिल्कुल इतना मिनिमम करते हैं कि वो इन्फेक्शन ना हो, लेकिन बॉडी उसको रिएक्ट करके एंटीबॉडी डेवलप कराए। तो ये होता है एंटीजन, जो बैक्टीरिया में, वायरस में, किसी भी चीज में होता है वो एंटीजन बोलते हैं, और जो एंटीजन जाता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बॉडी बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो इसमें क्या होता है कि एक बार वैक्सीन लगता है, वैक्सीन लगाने के बाद उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो गई, ये एंटीबॉडी बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे जो सैनिक थे, हमारे पास कोई अटैक हुआ, कोई सैनिक हमने तैयार कर दिए, तैयार करके छोड़ दिए और उनको रिजर्व में छोड़ दिया। रिजर्व में मतलब तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एंटीबॉडीज थी वो हमने एक मेमोरी सेल में डाल दी, मेमोरी सेल होती है। नेक्स्ट टाइम कोई भी बाहरी आदमी या बाहरी इंफेक्शन कोई भी बॉडी में आता है तो हमारे पास मेमोरी स्टोरेज वो है, वो मेमोरी जो एंटीबॉडीज है वो एकदम से जाएगी और वहीं की वहीं जहां एंट्री होगी वहीं जाके उसको किल करेगी। ये होता है वैक्सीन। तो ये इतना छोटे वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बेसिक क्रक्स वही होता है कि राजा के यहाँ लड़ाई लड़ी और वहां जाके उन्होंने अपने सैनिक खड़े कर दिए रिजर्व में, और कोई सामने वाला ऐसे तो आएगा नहीं, आएगा तो फिर अपने पास उनको पता है कि डिफेंस मैकेनिज्म है और मारेगा। तो ये एंटीबॉडीज होती हैं, जो रिजर्व सैनिक होते हैं, जो मेमोरी सेल्स होती हैं, वो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये इसलिए हमें हमेशा वैक्सीन लगवाना चाहिए, एक चीज। अब वैक्सीन में कौन कौन से वैक्सीन होते हैं, एक होता है यूनाइटेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी। यूनाइटेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मतलब होता है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है, एक सिंपल कॉमन मैन, मतलब हमें वाइड कवरेज के हिसाब से बनाना होता है। इम्यूनाइजेशन एक बेसिक राइट है, ये हेल्थ राइट है सारा, कि हमें हर पॉपुलेशन का, हर आदमी को, हर सिटीजन को हमें वैक्सीन मिलना चाहिए। तो उसके तहत जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है वो यूनिवर्सल प्रोग्राम के तहत उनको प्रोवाइड कराती है। इसमें जो कॉमन जो वैक्सीन हैं वो सबसे पहले जो जन्म पर टीका लगता है वो बीसीजी का है। बीसीजी का ये टीबी का टीका होता है, ये एक बार लगता है केवल, और एक बार लगने के बाद 2-2.5 महीने तक इसकी रिएक्शंस रहती है। लेफ्ट अपर आर्म में लगता है। ये हमें हो सकता है कि ये बीसीजी जो हमारे इंडिया में अभी कोरोना की रेट्स कम हुई, इसका बहुत बड़ा रीजन हो। स्टडी आने वाली है, हो सकता है कि ये हमें प्रोटेक्शन, इसका बीसीजी का प्रोटेक्शन हमें कोरोना से, क्योंकि आपने देखा होगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डेथ हुई, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई, लेकिन अपने इंडिया में नहीं हुई। बीसीजी भी एक उनमें से एक कारण है। तो बीसीजी वैक्सीन हमें टीबी से भी बचाता है, उसके अनदर क्रॉस रिएक्शंस, क्रॉस प्रोडक्टिविटी भी देता है। पहला बीसीजी का टीका लगाना है। दूसरा ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो मुंह से 2 ड्रॉप देते हैं, वो जन्म पे देते हैं। इसके साथ में एक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस पीलिया का टीका होता है। ये बड़ा कॉमन वायरस है, और इसको क्यों इंपॉर्टेंस दी हुई है, क्योंकि एक बार जब होता है तो ये लिवर को घुन की तरह खा जाता है और लास्ट में सिरोसिस होके बाद में लिवर फेलियर में जाते हैं। ये भी इसकी रेट बहुत ज्यादा है। तो अपने को हेपेटाइटिस बी का टीका, बीसीजी का टीका, टीबी का टीका और पोलियो का टीका, ये तो जन्म के तुरंत 48 आवर में देना है। इसके बाद 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने में, इनमें अलग अलग वैक्सीन होते हैं।
कॉमन वैक्सीन में जैसे 6 वैक्सीन का, 5 वैक्सीन का, 4 वैक्सीन का, ये कॉमन वैक्सीन होते हैं। तो अभी जो वैक्सीन आ रहे हैं पेंटा और हेक्सा, 5 वैक्सीन और 6 वैक्सीन। ये क्या है 5 और 6 वैक्सीन का ये कॉम्बिनेशन? एक तो होता है जिनको बोलते हैं अपन रूटीन वैक्सीन, नॉर्मल वैक्सीन, और एक बोलते हैं पेनलेस वैक्सीन। तो पेनलेस वैक्सीन क्या होते हैं? पहले ये 6 वैक्सीन जो होते हैं उनको हेक्सा बोलते हैं, 5 वैक्सीन होते हैं उनको पेंटा बोलते हैं। इसमें डीपीटी और हिब, हेपेटाइटिस बी और आईपीवी, ये 6 वैक्सीन होते हैं। डीपीटी का मतलब क्या हुआ? डीपीटी का मतलब डिप्थीरिया, गलघोंटू, टिटनस एंड काली खांसी, पर्टुसिस। तो डीपीटी का वैक्सीन, इसके साथ साथ में हिब का वैक्सीन है, एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होता है जिससे हमें बार बार खांसी जुकाम होते हैं, मेनिंजाइटिस होता है। फिर होता है हेपेटाइटिस बी जो इसका फर्स्ट बूस्टर डोज होती है। थर्ड साथ में होता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। जो ओरल पोलियो वैक्सीन हमने जन्म पे लिया वो लोकल इम्यूनिटी के साथ में जनरल इम्यूनिटी में करता है काम, लेकिन 60, 70, 80% इसकी सेंसिटिविटी होती है, जबकि इंजेक्टेबल पोलियो जो देते हैं उसकी सेंसिटिविटी 97, 96% होती है। तो ये 6 वैक्सीन है, ये 6 वैक्सीन एक सिंगल निडल में जाके, सिंगल सिरिंज के साथ में एक ही सिरिंज में, निडल में एक शॉट में चले जाते हैं। ये 6 वैक्सीन होते हैं। इसके साथ में एक अलग से वैक्सीन होता है न्यूमोकोकल, जो आपने आजकल टीवी में देखा होगा, बहुत सारे एड्स हैं। तो क्या है ये न्यूमोकोकल वैक्सीन? न्यूमोकोकल वैक्सीन निमोनिया का एक बैक्टीरिया है, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उसके लिए है ये। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बच्चों में बहुत कॉमन है, बार बार जो निमोनिया होता है सबसे कॉमन कारण स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है, तो वो निमोनिया का वैक्सीन लगाते हैं। तीसरा जो साथ में वैक्सीन आता है रोटा वायरस। रोटा वायरस जो उल्टी दस्त का वैक्सीन है, ये ओरल पोलियो, ओरल रोटा वायरस का ओरल वैक्सीन आता है। तो ये 6 वैक्सीन वाला हेक्सा अलॉन्ग विद न्यूमोनिया एंड रोटा, ये जो कॉम्बिनेशन है वो 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे हमें लगातार देते हैं। फिर 9 महीने पे, 6 महीने में जाके फ्लू वैक्सीन हैं, जो स्वाइन फ्लू का जिसका स्ट्रेन है वो स्ट्रेन 6 महीने 7 महीने में वो वैक्सीन लगाते हैं। 9 महीने में जाते MMR वैक्सीन है, और साथ में मेनिंजाइटिस का वैक्सीन है या टाइफाइड TCV का वैक्सीन है। उसके साथ फिर जाके 1 साल में, तो ऐसे ऐसे 3-3 महीने में जाके हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन होता है। हेपेटाइटिस ए क्या होता है, हेपेटाइटिस बी क्या होता है, तो लेकिन अपने को ये वैक्सीन पता होना चाहिए कौन से वैक्सीन कब लगते हैं। कहीं भी शेड्यूल देखेंगे तो एक फिक्स शेड्यूल होता है, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे एक बेसिक शेड्यूल है जो फिक्स है। हमारे यहाँ 1-1 महीने में देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इन्फेक्शन रेट ज्यादा है। वेस्टर्न कंट्री में सेम वैक्सीन को 2-2 महीने में देते हैं क्योंकि वहाँ कंपेरेटिवली इन्फेक्शन रेट कम है, लेकिन देते सब जगह सारे वैक्सीन है। 15वीं वैक्सीन में 15 महीने पे जो लगता है वो चिकन पॉक्स लगता है, MMR का वैक्सीन लगता है। 18 महीने पे वो जो 1.5 महीने पे वैक्सीन दिया उसका रिपीट डोज आती है, बूस्टर डोज। फिर इसके बाद सीधा 5 साल पे, 2 साल पे टाइफाइड वैक्सीन, और इसके बाद 5 साल पे अगेन फिर बूस्टर डोज आती है। ये वैक्सीन का जो रूटीन शेड्यूल है ये है। और फिर 10 साल पे जाके जो गर्ल्स हैं उनके लिए सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन के साथ में रूटीन बूस्टर डोज देते हैं। इन बिटवीन सिर्फ फ्लू का वैक्सीन है जो 1 साल में एक बार देना होता है, जिससे हम अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन वैक्सीन से रिलेटेड हमारे पास आते हैं, उनमें आते हैं डॉक्टर साहब ये ऑप्शनल क्या होता है और ये कंपलसरी क्या होता है, कि हमें ये वैक्सीन कौन से लगवाना चाहिए, जरूरी कौन से है, ना जरूरी कौन से हैं। वैक्सीन सारे जरूरी होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करा दे वो जरूरी है, और जो अभी उनके शेड्यूल में नहीं आ रहे हैं या उनके पास अभी उस तरह के फाइनेंसेस या उस तरह की वो नहीं है, उनको वो लाने में टाइम लगता है। जैसे पहले निमोकोकल वैक्सीन गवर्नमेंट के पास नहीं था, रोटा नहीं था, अभी सारे वैक्सीन गवर्नमेंट के पास आ गए, तो वो कंपलसरी वैक्सीन में आ गए। और जो कॉस्ट वाले हैं या जो वैक्सीन अभी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रही है क्योंकि यूनिवर्सल प्रोग्राम्स के तहत, तो वो अपन ऑप्शनल वैक्सीन में रखते हैं। सो ऑप्शनल वैक्सीन तब तक है जब तक अफोर्डेबिलिटी नहीं है, कंपलसरी वैक्सीन सारे होते हैं। दूसरी चीज आती है पेनलेस वैक्सीन और रूटीन वैक्सीन। कि क्या होता है पेनलेस वैक्सीन क्या होता है, पेनलेस इफेक्टिव कम होता है क्या, या
बुखार तो आना ही चाहिए, तभी वैक्सीन इफेक्टिव माना जाएगा। दोनों चीजें मिसनोमर है, चाहे वो पेनलेस वैक्सीन हो चाहे रूटीन वैक्सीन हो, दोनों वैक्सीन का इफेक्ट 100% बराबर है, कोई उसमें चेंज नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, पेनलेस का मतलब क्या होता है? पेनलेस का मतलब होता है, ये एक मिसनोमर है, गलत वर्ड है, ये एक लेमैन टर्म है। डॉक्टर्स या सब ने ऑप्ट किया हुआ है क्योंकि ये समझ में जल्दी आता है लोगों के। अदरवाइज पेनलेस का मतलब पेनलेस नहीं है। पेनलेस का मतलब क्या होता है कि जो जिस सिस्टम से वैक्सीन बन रहा है, वैक्सीन कहाँ से बन रहा है, उसी बैक्टीरिया से बन रहा है, उसी वायरस से बन रहा है। तो एक तो ये है कि बिल्कुल प्योरीफाइड, जैसे बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं, हजारों एंटीजेंस होते हैं, उन एंटीजेंस में से सिर्फ उन एंटीजेंस को निकाल के और वैक्सीन बना दिया। और एक ये कि घोल के वो बनाया और उसका और 4-5 उसकी इम्प्योरिटी आ गई। तो जो इम्प्योरिटी थोड़ी बहुत आ जाती है उसको अपन नॉर्मल वैक्सीन बोलते हैं, और जो बिल्कुल प्योर वैक्सीन होता है उसको हम पेनलेस वैक्सीन बोलते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटी से थोड़ी सी रिएक्शन होती है, इसलिए उसमें थोड़ा सा पेन और फीवर ज्यादा होता है। और पेनलेस वैक्सीन का मतलब जो प्योर फॉर्म होते हैं, या इसको बोलते हैं एसेल्युलर, इसका एग्जैक्टली वर्ड होता है एसेल्युलर। एसेल्युलर का मतलब पूरी सेल नहीं है, उसका पार्ट है। जबकि सेल्युलर वैक्सीन होते हैं जिनको नॉर्मल वैक्सीन बोलते हैं। एसेल्युलर वैक्सीन होता है जिसमें सेल नहीं है पूरी, उसका पर्टिकुलर पार्ट है, इसलिए उसको पेनलेस बोलते हैं। तो उसकी रिएक्शंस वगैरह थोड़ी कम होती हैं, उसमें थोड़ी हो सकती हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेनलेस वैक्सीन लगाया है तो पेन नहीं होगा या फीवर नहीं होगा। सब कुछ पॉसिबल। निडल का पेन तो हर एक को होना ही होना है, तो इसलिए आइस लगानी है वहां पे, और जरूरत पड़े तो पैरासीटामोल देनी है। तो ये जो वैक्सीन का है कॉमन। अब मैं वापस लोगों की तरफ जाता हूँ, ऑडियंस की तरफ। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं तो हमें पूछ सकते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है? सर मेरे पास एक प्रश्न आया है, मुझे व्हाट्सएप पर, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि 15 साल की उनकी बेटी है, तो वो सर्वाइकल कैंसर के जो वैक्सीनेशन है उसके शेड्यूल और डोजेस और कब किस एज में देना चाहिए, कैसे होता है, ये प्रश्न वो जानना चाहते हैं। देखो, सर्वाइकल वैक्सीन का मतलब क्या है? सर्वाइकल जो लेडीज में सर्विक्स होती है, तो इसके नाम पे सर्वाइकल वैक्सीन है। सर्वाइकल वैक्सीन का क्या होता है? पेपिलोमा वायरस होता है। पेपिलोमा वायरस इज कॉमनली इन्फेक्ट थ्रू द सर्विक्स, और वो कैंसर का बहुत बड़ा रीजन होता है। पेपिलोमा वायरस के साथ में कैंसर का एसोसिएशन है। हम क्या करते हैं, ये सर्वाइकल वैक्सीन होते हैं, ये सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल वैक्सीन, ये पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप किया हुआ है। उस वैक्सीन को लगाने से पेपिलोमा के अलग अलग जो स्ट्रेन है वो वहां पे इन्फेक्शन नहीं होता है। इन्फेक्शन नहीं होगा तो कैंसर की रेट कम हो जाएगी। इसका जो इंडिकेशन है वो है 9 मंथ से ऊपर, 9 साल से ऊपर बच्चियों में कॉमनली लगाते हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड्स में मेल्स को भी लगाते हैं, क्योंकि वो भी इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। लेकिन कवरेज पहले फीमेल्स को जरूरी है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर, इसीलिए सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर सबसे वन ऑफ द कॉमन कैंसर होते हैं लेडीज में, इसलिए उसको प्रिवेंट हम यहाँ से कर सकते हैं वैक्सीन से, तो हमें जरूर लगाना चाहिए। तो 9 साल से लेके और 45 साल 50 साल तक वैक्सीन दे सकते हैं। लेकिन कॉमनली इफेक्टिव तभी होता है बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है, लाइक आफ्टर मैरिज या एडल्ट एज के बाद में, जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है उससे पहले हम वैक्सीन लगवाते हैं तो इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसके 2 तरह के वैक्सीन आते हैं, 2 डिफरेंट। एक का शेड्यूल है 0-4। एक 0-4 का मतलब 1 दिन लगाया, उसके 2 महीने बाद, एक 4 महीने बाद, तो 2 महीने के गैप से 2 वैक्सीन लगाते हैं। एक है 0-16, 0 पे लगाया, 1 महीने पे लगाया, फिर 6 महीने पे लगाया। 2 डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, तो जो भी ऑप्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो शेड्यूल लगाते हैं। थैंक यू सर। सर मैं 10 साल का बेटा है, उस टीटनेस का 10वें साल में भी लगते हैं? लगते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो 10 इयर्स कंप्लीट होने के बाद या रनिंग एज पे? देखो, 9 साल के बाद
9 साल से 10 साल तक के बीच में हमारा जो रूटीन शेड्यूल है उसमें डीटी वैक्सीन लगता है। डीटी वैक्सीन का मतलब डीटीएपी होता है, जिसमें टिटनेस की और डिप्थीरिया की स्मॉल डोज देते हैं, क्योंकि वहां तक तब तक इतनी बार इन्फेक्शन हो चुका होता है या हम किसी तरह के इंफेक्ट हो चुके होते हैं, तो बहुत ज्यादा जो शुरू में डोज देते हैं वो डोज नहीं देते। तो ये डीटी इंजेक्शन लगता है 10 साल के ऊपर, उसमें टिटनेस और डिप्थीरिया दोनों होते हैं। सिर्फ टिटनेस या उसके साथ कोई और भी इंजेक्शन? केवल टिटनेस नहीं लगाना है, डीटी लगाना है, जिसमें डिप्थीरिया और टिटनेस के कॉम्बिनेशन है। ओके, थैंक यू सर। और बीच में एक चीज और बताऊं मैं कि हेलो सर, चोट लगती है तो बार बार टिटनेस के इंजेक्शन नहीं लगवाने हैं। यदि आपके जो एज पर शेड्यूल टिटनेस के वैक्सीन लगे हुए हैं, डीपीटी के वैक्सीन लगे हुए हैं, तो हमें अगले 5 साल तक वैक्सीन नहीं लगवाना, वो टिटनेस के वैक्सीन नहीं लगवाने। हर बार जाके कोई छोटी सी चोट लगी, लोहे से लग गई, वैक्सीन लगा दो, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी है, इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। बबीता मैम, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ मैम, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपने जिस तरह सर्वाइकल कैंसर के लिए फीमेल्स के लिए आपने एक वैक्सीन बताया, ठीक है, तो मेल के लिए भी कोई इस तरह का वैक्सीन आता है? मेल में भी कैंसर हो सकता है? नहीं, मैंने बताया था, आपने शायद ध्यान नहीं दे पाए। ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के नाम से है, लेकिन इसमें जो वायरस का वैक्सीन है सर्वाइकल, क्योंकि ये प्रमोट करना था फीमेल्स के लिए, इसलिए इसका नाम सर्वाइकल वैक्सीन दे दिया। लेकिन ये वायरल वैक्सीन है, ये अमेरिका में, यूके में, सब जगह मेल और फीमेल के लिए बराबर से लगता है। ओके सर, है ना? थैंक यू सर, मैं सर नहीं समझ पाई थी। ठीक, थैंक यू सर। और सर, जो पेनफुल और पेनलेस आपने बताया था, तो दोनों तो आपने बताया दोनों काम एक बराबर करेगा, लेकिन उसके रेट में बहुत ज्यादा अंतर है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है दोनों में। यस, यही मैं यही मैसेज देना चाह रहा था कि रेट पे नहीं जाना है, रेट पे नहीं जाना है, उसकी इफेक्टिविटी पे जाना है। कई बार क्या होता है, तो कौन से मैं बताऊं इसमें क्या होता है कि जब पेरेंट्स न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे होते हैं, अकेले रह रहे होते हैं, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, वो किसी हालत में ये नहीं चाहते कि हल्का सा भी पेन हो बच्चे को, क्योंकि पेन होना, फीवर होना उनका पूरे 24, 48, 72 घंटे की पूरी साइकिल को खराब करते हैं। उसकी वजह से उन पे, प्रोफेशन पे और उसके खुद की हेल्थ पे फर्क आता है। जी, कई लोग ये होते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आप तो दे दो, हमारे घर में तो सारा है, हम तो संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको नॉर्मल वैक्सीन ऑप्ट करने चाहिए, और यदि आपको लगता है कि पेनलेस वैक्सीन अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर पेनलेस करना चाहिए। मतलब सारा चीजें अफोर्डेबिलिटी एंड टॉलरेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ओके। पर महंगा और सस्ते की वजह से अच्छा और बुरा वैक्सीन नहीं होता। जी, I have also given this so-called painful vaccination 1000 rupees की 4000 में because painless है, so हम पेरेंट्स को लगता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, पेन नहीं होगा एटलीस्ट बच्चे को। नहीं तो पेनलेस आता है 8 से 9,000 रुपए तक आता है। अलग एक्चुअली मैं बताऊं इसका कॉस्ट का क्या इश्यूज है। कॉस्ट क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि ये ज्यादातर वैक्सीन इंपोर्टेड वैक्सीन हैं, लेकिन अभी अपने जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है, ये जो इंडियन वैक्सीन मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग है, अभी आपने देखा कोरोना का फ्री में गवर्नमेंट दे रही है, 250 रुपए इससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उन्होंने दिलवा के उनकी प्रोसेस के हिसाब से दिलवाया। अदरवाइज आप फॉरेन में देखेंगे तो ये कॉस्ट इतनी ज्यादा है इसकी, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में बना है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें सस्ती वैक्सीन। कई बार क्या होता है, मेंटल वो भी होता है। मैंने आपको कहा था कि कोकोनट ऑयल लगा लो, लेकिन नहीं, हमें तो वो पर्टिकुलर ब्रांड का, मैं तो वो वाले यूज करूंगी। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ, ये सारा मार्केटिंग का जो इम्पैक्ट है ना, उसकी वजह से है। मेरा बार बार आपसे लोगों से आग्रह है, बार बार मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, सारे वैक्सीन जरूरी होते हैं और सारे वैक्सीन बराबर से इफेक्टिव होते हैं। कोई वैक्सीन महंगा या सस्ते की बेसिस पे हम अच्छा बुरा नहीं कर सकते हैं।
इस सब का आपका राइट है कि आप अपने डॉक्टर से पूछें कि सर इसमें आप बताएं कि हमें क्या फायदा है। तो मैंने जो बताया कि भाई वो कई लोग पेन और फीवर को अफोर्ड कर सकते हैं, कई लोग पेन और फीवर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर जिसको बुखार में दौरे आते हैं वो फीवर नहीं कर सकते तो उनको पेनलेस वैक्सीन लगाना है। तो ऐसे करके कुछ कुछ तो आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपको उस पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए आपको सजेस्ट कर देंगे। पर अल्टीमेटली आपको ये समझना होगा कि सारे वैक्सीन बराबर हैं, महंगा वैक्सीन सस्ता वैक्सीन कोई खराब नहीं है, सबकी जो एंटीजेनिसिटी है वो बराबर। थैंक यू सर, ये तो बाकी बहुत ही जानने लायक बात थी, क्योंकि इतनी भ्रांतियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर, और इस समय कोविड के समय पर भी सामान्य हम बड़े लोगों के बीच में भी वैक्सीनेशन को लेकर काफी सारे भ्रम है। तो पर्टिकुलरली बच्चों के विषय में हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चीज मैं बताऊं, कोविड वैक्सीन हम सबको जरूर लगवाने चाहिए। हम लोगों के 2 वैक्सीन लग गए हैं और मैं आशा करता हूं कि सब लोग टाइम से अपने सारे वैक्सीन जरूर लगवाएंगे, कोई भ्रांति नहीं है। मतलब वी आर एनफ लकी, क्योंकि जब चीजें इजी मिलती है ना तो हमें डाउट होने लग जाता है। तो हमें इस पर डाउट नहीं करना है, चाहे वो कोविशील्ड वैक्सीन हो या कोवैक्सीन हो। दोनों वैक्सीन इंडियन वैक्सीन हैं और मोस्ट इफेक्टिव हैं। इसको काउंटर करने के लिए वर्ल्ड में दूसरी कंट्री के लोग हमें हमारी जो सफलता है उसको किस तरह से मीडिया के थ्रू या वैसे कम कर पाए, लेकिन हमें अपना पूरा, हमारी सरकार और हमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर, हमारे डॉक्टर्स के ऊपर पूरा फेथ रखना है और जो वैक्सीन अवेलेबल है वो जरूर लगवानी है। सर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना? ये 5th ट्रायल में सारा हो गया। अब आप सोचो जब हमारे प्रधानमंत्री जी लगवा रहे हैं जी जी। मतलब ये है कि सारी ट्रायल हो गई होंगी, सारी चीजें हो गई होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि हम जो डिस्कशंस करते हैं अभी तक ऐसा कोई हमारे सामने आया। कोई स्पेशल बॉडी टाइप में होता है, कोई जैसे डिजीज वगैरह उसमें कुछ केयर करना होता है? किस चीज के लिए? सॉरी, ये कोविड वाले वैक्सीन, हालांकि आपके इससे अलग सवाल है, ये इस सेशन से अलग हटके है। कोविड वाला वैक्सीन के लिए कोई बॉडी में कोई माने किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, उसके लिए कुछ अलग सिम्टम्स आएंगे इसके? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि जो ब्रैकेट्स अभी बनाए हैं ना जी। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया, फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया वैक्सीन। उसके बाद इन्होंने 18 साल से लेके और 45 से लेके 60 ईयर तक और अबव 60 तो सबको कॉमन कर दिया कि सारे रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन 45 से और 60 के बीच में इन्होंने पर्टिकुलर कैटेगराइज कर दिया कि 20 बीमारियां हैं उनको ही वैक्सीन मिलेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनको ही मिलेगा, उनका मतलब ये है कि अभी 1 महीने 15 दिन ठहरो, पहले उनको आगे जाने दो। अच्छा, का मतलब ये हुआ वैक्सीन सबको लगना है, लेकिन एकदम भीड़ ना हो जाए, लोग एकदम से उतावले ना हो जाएं, इसके लिए उनको कुछ एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसकी वजह से सब टाइम से अपने आराम से वैक्सीन लग जाए। जी सर, थैंक यू सर। मुझे भी लगा था आपकी स्टेटमेंट से कि 20 में से एक बीमारी होनी चाहिए तो वैक्सीन लगेगा। 15 दिन के बाद आप भी देखेंगे कि सब लोगों को आराम से लग रही होगी वैक्सीन 1 महीने बाद। फिर वो आप कहेंगे कि 20 की क्यों निकाली, तो इसका रीजन कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होते हैं। ओके ओके फाइन। सो और किसी के कुछ क्वेश्चन है? I hope we are done and Dr. Dhananjay, thank you so much for this very informative session. में बहुत नॉलेज मिली है एंड आई एम श्योर कि जो लोग फेसबुक पे लाइव थे एंड जो लोग हमारे सेशन में अभी अवेलेबल थे उनको भी काफी नॉलेज मिली है आपके सेशन के थ्रू। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर शिप्रा फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू धनंजय सर, थैंक यू सर। बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, कई बार मन में उठती भी थी, और आपने बहुत तरीके से उन सभी जिज्ञासाओं का समाधान किया है। धन्यवाद रति और सुकुन मॉम का खास तौर पर धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इंटरेक्शन की, और सर की बातों से हम सभी लाभान्वित हो सके। और इम्यूनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है सर जिसके बारे में वाकई इतनी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चीजें हम पेरेंट्स के दिमाग में आती हैं जिनका समाधान हमें मिला। कभी डॉक्टर शिप्रा एंड सुपर मॉम, I am always happy to give answer. You can contact me through Babylon Hospitals app.
So you can put your question. We'll definitely try to give you an answer. Thank you so much, Dr. Dhananjay. And thank you so much for attending this session. And thank you so much, Dr. Shipra. Thank you. very Thank you, much. Ratu. Thank you. Thank you. धन्यवाद सर. Have a good day, sir. Bye. Thank you. नमस्कार.